नेक्स्ट टॉपिक है एग्रो इकोलॉजी क्या होता है, एग्रो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं और एग्रो इकोलॉजिकल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज क्या हैं। तो सबसे पहले हम समझा रहे हैं एग्रो इकोलॉजी क्या होता है। हमें इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को समझना है और इन इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को फिर हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम में अप्लाई करना है और मैनेज करना है। सो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को समझना है, मतलब हम इकोलॉजी हमारे एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करके रखें और इन प्रिंसिपल्स को खेतीबाड़ी के सिस्टम में अप्लाई भी करना है। जैसे सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम, एग्रो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स वो हैं जो डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं प्रोडक्शन में। कहने का मतलब ये कि एक ही वैरायटी की क्रॉप नहीं उगानी है, बहुत सारी वैरायटीज की क्रॉप उगाएं ताकि डाइवर्सिटी मैनेज रहे। सो डाइवर्सिटी रहेगी। अगर क्लाइमेट में कोई चेंज आ जाएगा, अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस आते हैं क्लाइमेट में, तो डाइवर्स क्रॉप्स रहेगी तो हर क्रॉप ख़राब नहीं होगी क्लाइमेट की वजह से। जो उस क्लाइमेट में एडप्ट हो जाएगी वो अपने आप को सस्टेन कर पाएगी। एग्रो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की वजह से हम लोकल रिसोर्सेस को यूज़ करते हैं खेतीबाड़ी में ताकि इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है वो मिनिमाइज़ हो। तो अप्रोचेस क्या हैं एग्रो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में? ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम एग्रो इकोलॉजिकल मैनेजमेंट में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक था एग्रो इकोलॉजी के बाद में। एग्रो इकोलॉजी क्या था? इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम में कैसे अप्लाई किया जाए, कैसे खेतीबाड़ी को सस्टेनेबल किया जाए, कैसे हम डाइवर्स क्रॉप्स को यूज़ करें ताकि क्लाइमेट में कोई चेंज आ रहा है तो सभी के सभी क्रॉप्स बर्बाद ना हो। लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करें ताकि नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, खेतीबाड़ी के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स एनवायरनमेंट पर मिनिमाइज हो। तो उसके लिए कौन कौन सी टाइप की खेतीबाड़ी कर सकते हो? तो एग्जांपल में ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री। क्या इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं जो सस्टेनेबल इकोसिस्टम बनाते हैं? तो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में पहला आएगा रिसाइकल करना। हमें रिसाइकलिंग मतलब न्यूट्रिशंस जो हैं सोइल में उनको रिसाइकल करने की प्रोसेसेस को अडॉप्ट करना चाहिए। हमें लोकल रेन्यूएबल रिसोर्स यूज़ करना चाहिए ताकि सोइल के अंदर जो भी मिनरल्स वगैरह हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो रिसाइकल हो। इनपुट रिडक्शन का मतलब है हमें बाहर से जो इनपुट लाते हैं जैसे केमिकल्स वगैरह, उन्हें हमें रिड्यूस करना चाहिए। तो बाहर से जो हम परचेस कर लाते हैं एक्सटर्नल इनपुट्स, उसे हमें रिड्यूस करना चाहिए या फिर एलिमिनेट करना चाहिए। नेक्स्ट है सोइल हेल्थ। ऑर्गेनिक मैटर जो है सोइल हेल्थ में, उनको हम बढ़ाएं, उनको हम इन्हांस करें। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो एक्टिविटीज़ है वो बढ़ेगी। एक्टिविटी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ेगी तो सोइल की हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, और सोइल का हेल्थ इम्प्रूव होगा तो प्लांट की ग्रोथ भी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बोथ अबव एंड इन सॉइल, मतलब सोइल के ऊपर भी वेराइटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सोइल के अंदर भी हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो क्या करते हैं, वो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। ऑल्सो इससे डिजीज प्लांट्स में जो आउटब्रेक होगा उसको भी चेक करेंगे या उसको भी रिड्यूस करेंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? डाइवर्सिटी के लिए हमें क्या करना चाहिए? लाइव स्टॉक फार्मिंग, खेती बाड़ी के साथ साथ पशुओं का पालन पोषण भी कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, इसे हम डिटेल में बाद में पढ़ते हैं। डाइवर्सिफाइंग क्रॉप्स, अलग अलग वेराइटीज़ की क्रॉप उगाएं। हम एक ही वेराइटी की क्रॉप उगा रहे हैं, मान लो कोई बीमारी लग गई तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी ना। डाइवर्सिफाइंग क्रॉप में क्या होगा, एक क्रॉप में कोई कीड़े लग गए और ख़राब होती है तो दूसरी क्रॉप तो कम से कम बच जाएगी। साइनर्जी मतलब जो भी इकोसिस्टम के एलिमेंट्स हैं जो हम खेती बाड़ी में यूज़ कर रहे हैं, जैसे सोइल, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, इनको इस तरह से यूज़ करें कि इनके बीच में जो इंट्रैक्शन हो वो पॉजिटिव इंट्रैक्शन हो। को क्रिएशन ऑफ नॉलेज, जो भी नॉलेज बिल्डअप हो रहा है रिलेटेड टू इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, वो हम लोकल लेवल पर भी किसानों के बीच में शेयर करें, और साइंटिफिक नॉलेज जो रिसर्च लेबोरेटरीज में नॉलेज जनरेट हो रहा है
उसे भी हम लोकल लोगों तक पहुँचाएँ। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब जैसे किसी भी सिस्टम को एफिशिएंट बनाना है, तो फॉर एग्जांपल हम बोरवेल से पानी निकाल के पिला रहे हैं, लेकिन हम रेनफॉल को यूज़ कर सकते हैं, रेनफॉल को कैप्चर करेंगे, बारिश के पानी को यूज़ करेंगे। खाद बाज़ार से लाने के बजाय हम जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हीं को खेत में रिसाइकल करवाएंगे ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह यूज़ करके। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, आप लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट था, मैं एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। एग्रो इकोलॉजी मतलब इन्वायरमेंट के प्रिंसिपल्स को स्टडी करना और उन प्रिंसिपल्स को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम में अप्लाई करना ताकि सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम बन सके। डाइवर्सिफाई क्रॉप्स उगाएंगे तो क्लाइमेट में अगर चेंज आएगा तो सारी की सारी क्रॉप खराब नहीं होगी। लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करना है। तो कौन कौन से इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं? जितना हो सके रिसाइकल करो। रिसाइकल करने का मतलब हो गया, फार्म पे किसी क्रॉप का वेस्ट बचा हुआ है, उस वेस्ट को हम रिसाइकल करके मैन्योर बना सकते हैं। इनपुट रिडक्शन करो, बाहर से हम खाद वगैरह ना खरीदें। सोइल की हेल्थ को प्रिवेंट करो। सोइल हेल्थ को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे? बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ाएंगे। बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? किसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह। तो उसके लिए हम मैन्योर यूज़ करेंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह। डाइवर्सिटी समझा ही चुका हूँ मैं। जितनी ज़्यादा डाइवर्स क्रॉप होगी उतना डिजीज़ वगैरह कम फैलता है। और जितने भी इकोलॉजिकल इकोसिस्टम के जो एलिमेंट्स हैं उनको इस तरह से यूज़ करेंगे उनके बीच में इंटरेक्शन पॉजिटिव हो। सो दीज आर सर्टेन प्रिंसिपल्स विच कम्स अंडर एग्रो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। इसके बाद है एग्रो इकोलॉजिकल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। एग्रो इकोलॉजिकल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, तो ये जो एग्रो इकोलॉजी है इसमें ऐसा क्या करें हम कि ये सारे प्रिंसिपल्स अपनाए हों और इस तरह कैसे प्रैक्टिसेस, किस तरह से हमें काम करना चाहिए खेती बाड़ी में। तो सबसे पहले ऐसी क्रॉप्स उगाओ जो लिग्यूम क्रॉप्स हैं। लिग्यूम क्रॉप्स कौन होती है? ऐसी क्रॉप्स जिनकी रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरियाज होते हैं। ये बैक्टीरियाज क्या करेंगे? नेचर से, एयर से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस लेंगे। उस गैस को ये बैक्टीरिया सोइल के अंदर नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में बदलेंगे, जो कि न्यूट्रिएंट्स का काम करेगी। हमें बाहर से नाइट्रोजन केमिकल लाकर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सो लिग्यूम क्रॉप्स हमें यूज़ करनी चाहिए जो फिक्स, जहाँ पर बैक्टीरिया जो है वो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन बायोलॉजिकली। हमें सोइल बायोटा हमें रिले करना चाहिए सोइल बायोटा पे, जैसे अर्थ फॉर्म, केचुए। केचुए क्या करते हैं? सोइल के स्ट्रक्चर को इन्हांस करते हैं और सोइल की फर्टिलिटी को इन्हांस करते हैं। केचुए क्या करते हैं? सोइल के अंदर सोइल खाद वगैरह खाते हैं, जो सोइल के बीच उनको जो एक्सक्रेटा निकलता है अर्थ फॉर्म का, वो सोइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा, जब ये सोइल के अंदर होल बना के एंटर होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं सोइल के अंदर, तो इनके सरफेस, इनकी बॉडी पे म्यूकस होता है, चिकनापन होता है, वो सोइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है। सोइल अमेंडमेंट्स, हमें कुछ सोइल में कुछ अमेंडमेंट, सोइल में कुछ ऐड करना चाहिए। क्या ऐड करना चाहिए? तो कंपोस्ट, ये सोइल फर्टिलिटी को और सोइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेगा। कंपोस्ट क्या होता है? जो भी खाद वगैरह जो वेस्ट होता है, एनिमल का वेस्ट, प्लांट का वेस्ट, वो सड़ा के फिर जब हम खेत में मिलाते हैं तो वो होता है कंपोस्ट। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, जैसे हमने खेत की बाउंड्री पर बीटल बैंक, यूजिंग फील्ड मार्जिन और बीटल बैंक टू इनकरेज प्रेजेंस ऑफ बायोलॉजिकल इंसेक्ट्स। हमने ऐसे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जो पोलिनेशन वगैरह में काम आते हैं, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स की तादाद बढ़ाने के लिए हमने क्या किया? फील्ड मार्जिन, खेत की बाउंड्री पर फील्ड मार्जिन और बीटल बैंक लगा दिया। ये कीड़े आएंगे बीटल्स को खाने, और फिर ये इंसेक्ट्स जो हैं बीटल के बहाने क्रॉप में क्या करेंगे? क्रॉप के फ्लावर्स से बैठेंगे, पोलिनेशन करवाएंगे। तो बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, बेनिफिशियल इंसेक्ट जो हैं इनको हम लेकर आएंगे तो बीटल वगैरह को खाएंगे और पोलिनेशन वगैरह कराने में भी मदद करेंगे। क्रॉप रोटेशन, इस साल जो फसल बोई है हमें नेक्स्ट ईयर दूसरी फसल बोनी चाहिए। जैसे कि इस साल हमने वीट बोया, तो मान लीजिए वीट नाइट्रोजन खेत से ले लेगा, तो अगले साल हमें ग्राम बोना चाहिए, चना उस खेत में। ग्राम क्या है? लिग्यूम क्रॉप है। तो लिग्यूमिनस क्रॉप्स क्या करती हैं? सोइल के अंदर नाइट्रोजन को इनरिच करती है फिर से। डाइवर्सिफिकेशन,
हम पढ़ चुके हैं डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग अलग वेराइटी के क्रॉप्स को कंबाइन करना चाहिए, साथ में पशुपालन भी करना चाहिए, ताकि जैसे पशुपालन कर रहे हैं, लाइव स्टॉक्स को पाल रहे हैं, तो इनका जो वेस्ट होगा वो मैन्योर का काम करेगा क्रॉप्स के लिए। इस तरह से एक फार्मिंग सिस्टम का जो एलिमेंट है क्रॉप, वो दूसरे फार्मिंग सिस्टम के एलिमेंट को इंटीग्रेट कर रहा है, एक का वेस्ट दूसरे के लिए काम आ रहा है। तो यहाँ पर रिसोर्स यूज एफिशिएंसी, रिसोर्सेज की एफिशिएंसी बढ़ रही है, और हमें आर्टिफिशियल इनपुट्स बहुत कम यूज़ करना चाहिए। कंक्लूजन में आप क्या लिख कराएंगे? एग्रो इकोलॉजिकल कंसेप्ट से लॉसेस जो हैं मिनिमाइज होंगे, किसान का खर्चा कम लगेगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ेगी क्योंकि अलग अलग वेराइटी के क्रॉप्स उगा रहे हैं आप रेन वाटर को हार्वेस्ट कर रहे थे, कैप्चर कर रहे थे, तो वाटर हार्वेस्टिंग हो रहा है, सोइल मैनेजमेंट हो रहा है, सोइल मैनेज कर रहे हैं तो सोइल के अंदर माइक्रो क्लाइमेट मैनेजमेंट हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वहाँ के एयर वगैरह, वाटर रिक्वायरमेंट्स, इन सब पे अपन फोकस कर रहे हैं। ओवरऑल एग्रो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल की वजह से इको फ्रेंडली खेतीबाड़ी हो रही है, जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को रिड्यूस कर रही है, हमारे नेचर को कंजर्व कर रही है, और हमारे लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी ला रही है, मतलब इनकम भी अच्छा खासा जनरेट करेगी। लोग ऑर्गेनिक क्रॉप्स की तरफ जा रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा रहे हैं। तो कुल मिला के सभी इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, तो हमारी बायोडाइवर्सिटी भी प्रिजर्व रह रही है, और किसान सेल्फ सफिशिएंट भी हो रहा है। सेल्फ सस्टेन हो रहा है मतलब कि उसको बाहर के इनपुट वगैरह खरीदने नहीं पड़ रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एग्रो इकोलॉजी।